प्रदेश में शिक्षा, चिकित्सा, संस्थान निर्माण और समाज सेवा के अग्रणी पुरोधा और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के संस्थापक एवं एमेरिट्स चेयरपर्सन डॉक्टर एमएल स्वर्णकार किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अपने चिकित्सा शिक्षा का सफर बीकानेर मेडिकल कॉलेज से शुरू किया, फिर बीच में ही जयपुर आ गए। इसके बाद उन्होंने PGI-MER चंडीगढ़ से प्रसूति एवं स्त्री रोग में MD स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की। इसके बाद डॉक्टर स्वर्णकार ने जयपुर फर्टिलिटी एंड माइक्रो सर्जरी रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जो राजस्थान का पहला सफल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बना। उनके नेतृत्व में हजारों दंपतियों को संतान प्राप्ति का सुख मिला और वो उत्तर भारत में IVF तकनीक के अग्रदूत के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आज दिल से कार्यक्रम में उनसे होगी कुछ अनछुए पहलुओं पर बात। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है जी राजस्थान के खास प्रोग्राम दिल से में। और दिल से में हम ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाते हैं हमारे दर्शकों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक अलग लकीर खींची है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है। और आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर ML स्वर्णकार, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई अचीवमेंट प्राप्त किए हैं जो सबसे पहली बार और राजस्थान के लिए गौरवपूर्ण है। डॉक्टर ML स्वर्णकार से आज हम महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी के परिसर में ही हम खड़े हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपकी जीवन यात्रा के बारे में तो हम बात करेंगे। जब मैं पढ़ रही थी, बहुत कुछ आपने हासिल किया है, लेकिन आज हम ये जो परिसर में चहल पहल देख रहे हैं और ये जो बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी जब नींव रखी। ये सीतापुरा का वो एरिया है जो एक वीरान हुआ करता था किसी समय में, तो वो जब नींव रखी और आज जो हम देख रहे हैं चहल पहल, इसकी यात्रा कैसे रही है सर? सबसे इम्पोर्टेंट बात लाइफ में ये है जो मैंने माता पिता से और अपने गुरुओं से, गुरुजनों से, बड़ों से सीखी है कि किसी भी समाज की जो नींव है वो है स्वास्थ्य और शिक्षा जी। जब तक ये फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी है, जब तक ये मजबूत नहीं होंगे, राष्ट्र मजबूत नहीं होगा जी। तो एज ए डॉक्टर होने के नाते, एज ए डॉक्टर होते हो तो आप ठीक है, पेशेंट देखते हो, ट्रीट करते हो, उनको एक लिमिटेड लोगों को फ़ायदा मिलता है। पर यदि आप एजुकेशन को प्रोत्साहित करते हो, हेल्थ को जनरल प्रोत्साहित करते हो, समाज में फैलाते हो, डॉक्टर्स बनाते हैं और डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के लोग क्रिएट करते हैं, तब उससे एक रिपल इफ़ेक्ट आता है और समाज में एक अच्छा मैसेज आता है। तो यही एक धारणा थी कि हेल्थ और एजुकेशन, इसको कैसे प्रमोट किया जाए आगे से आगे, अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं। तो ईश्वर की कृपा रही कि हम हेल्थ में और मेडिकल कॉलेज के होने की वजह से मेडिकल एजुकेशन में दोनों ही चीज़ों को हम महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा उसमें कुछ हासिल कर पाए। वैसे भी भगवान कृष्ण का भगवद गीता में वाक्य है कि यदि आप कुछ अपने लिए करते हो वो नहीं है, समाज के लिए करते हो वो यज्ञ है, बाकी जो सब चीज़ें हैं वो सेपरेट हैं। स्वर्णकार जी, मैं पूछना चाहूँगी, करौली के एक छोटे से कस्बे से आप आए हैं। करौली का एक छोटा सा कस्बा जिससे आपने बड़े बड़े सपने देखे और बहुत कुछ प्राप्त भी किया है। ये सपना जहन में कैसे आया कि आप एक प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ बने हैं, जब कोई उस जमाने में कोई सोचता नहीं था कि कोई पुरुष स्त्री रोग विशेषज्ञ बनेगा? तो ये सपना कैसे आपके जहन में आया? उस समय भी मैं जब PGI चंडीगढ़ में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो इनफर्टाइल कपल्स को देखता था, और बॉम्बे से डॉक्टर सोनावाला जो मेरे गुरु रहे, जिनके साथ मैंने 4 साल काम किया, तब मुझे लगा कि ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है वो अलग बात है, पर जिनके बच्चे नहीं होते हैं जी, वो दंपति बड़ा अपने आप को समाज से अलग महसूस करते हैं, परिवार से अलग महसूस करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो उस लिहाज से मैंने सोचा कि क्यों ना इस फील्ड में काम किया जाए, जो उस समय राजस्थान के पूरे नॉर्थ इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। इंडिया में जस्ट शुरू हुआ था, बॉम्बे में और कैलकाटा में। तो उस चीज़ को लेके
हमने इनफर्टिलिटी पे काम किया, माइक्रो सर्जरी पे काम किया और IVF टेक्नोलॉजी, इसको टेस्ट ट्यूब वेव टेक्नोलॉजी कहते हैं, उस पर हमने काफ़ी यहाँ पे भी सीखा और विदेशों में भी, मेनली लिवरपूल इंग्लैंड में और अमेरिका में सीख के फिर यहाँ पे उसको शुरू किया जी। और फिर मैं ये कहूँगा माता पिता का आशीर्वाद, भगवान की कृपा रही कि उसमें हमें सफलता मिली और बहुत अच्छी सफलता मिली और उसी का परिणाम है कि आज हम ये मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश कर पाए। डॉक्टर साहब, आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में और रुचियों के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन चिकित्सा जगत की अगर हम बात करें कि राजस्थान ने चिकित्सा जगत में क्या नवाचार किए हैं और क्या नवीनीकरण हुए हैं? राजस्थान में देखते देखते मैं 35 साल से देख रहा हूँ जी। और स्पेशली लास्ट 10 ईयर्स में तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। स्पेशली आप देखें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में किडनी ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, इसमें फिनोमिनल ग्रोथ हुई है जी। आज महात्मा गांधी हॉस्पिटल टॉप 5 सेंटर्स में पूरे इंडिया में किडनी ट्रांसप्लांट में आता है। लगभग 2 किडनी ट्रांसप्लांट डेली करते हैं जी। इसी तरह लीवर ट्रांसप्लांट में भी भारत का एक प्रमुख केंद्र बन के उभर रहा है और हर महीने या वीक में 3 से 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से डिपेंड करता है किस महीने में क्या है केसेज करते हैं। और कैंसर में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, कैंसर के इलाज में मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, इनमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट हुआ है। अच्छी अच्छी मशीनें लगी हैं, साइबर नाइफ तक यहाँ पहला इंस्टॉल हुआ है। साथ ही न्यूरो सर्जरी और कार्डियक सर्जरी और कार्डियोलॉजी, इसमें इंटरवेंशंस बहुत ज़्यादा हुए हैं। कोई बहुत अच्छी बात है। तो जो पेशेंट्स दिल्ली जाते थे, बॉम्बे जाते थे, विदेश जाते थे, वो लगभग 90% पेशेंट जयपुर में या राजस्थान में ही, अब तो छोटे छोटे शहरों में भी कार्डियोलॉजी सेंटर, अच्छे अच्छे कार्डियोलॉजी सेंटर। डॉक्टर साहब, आपने बात करी किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट और कितनी तरह के ट्रांसप्लांट हैं वो यहाँ होते हैं और कितने ट्रांसप्लांट हैं वो अब तक हो चुके हैं। जैसे आप रोज़ की बात कर रहे हैं कि 2 ट्रांसप्लांट रोज़ होते हैं, तो हमारे यहाँ करीब जैसे 2500 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट हो गए, जिसमें डिफरेंट हैं जिनके ब्लड ग्रुप मैच नहीं करते, ABO इनकॉम्पेटेबल ट्रांसप्लांट होते हैं, वो भी सैकड़ों की संख्या में हो चुके हैं। स्वैप ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, इसमें 2 कपल हैं जिनके ग्रुप आपस में फैमिली में नहीं मिलते पर एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो लीगली अलाउड है, वो ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। लीवर ट्रांसप्लांट में बच्चों में भी लीवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं और एक्यूट लीवर, जहाँ एक्यूट लीवर फेलियर हो जाता है, इमीडिएट ट्रांसप्लांट चाहिए तो वो पेशेंट जिंदा नहीं रहेगा, उसमें भी हमारे महात्मा गांधी हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। पेंक्रियाज का ट्रांसप्लांट हो चुका है, किडनी के साथ साथ लंग के ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। तो इसमें तो भी बहुत कुछ आगे करना बाकी है, पर एक अच्छी शुरुआत है और काफ़ी सिग्निफिकेंट तरीके की शुरुआत है जो यहाँ पे और दूसरे हॉस्पिटल्स में भी, जयपुर में और राजस्थान में। जी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें भविष्य की, कुछ तो प्लान कर रहे होंगे चिकित्सा जगत में कि कुछ नए नवाचार जो आने वाले सालों में या भविष्य में हम राजस्थान में देख पाएंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली। आप जैसे पीछे देखेंगे 2 बिल्डिंग्स आ रही हैं। बिल्कुल। ये एक एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर है जिसमें बच्चों के लिए 250 बेड का है, किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सर्जरी डेडिकेटेड टू द चिल्ड्रन जी, वो हॉस्पिटल है। दूसरा एक टावर है पूरी, वो लीवर के लिए, GI साइंसेज, आंतों की जो बीमारियां होती हैं उसके लिए डेवलप कर रहे हैं जी। साथ ही ये जो ब्रांचेज हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में डेवलप हो रही हैं, और जगह भी डेवलप हो रही हैं। तो राजस्थान बहुत अच्छी तरह पिकअप हो रहा है और राजस्थान एक्चुअल में मेडिकल टूरिज्म में ज़्यादा डेवलप होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आपको पता है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर कितने जैसलमेर सेंटर हैं, और मे भी अभी इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी या इतने अच्छे सेंटर्स, मेडिकल सेंटर्स नहीं आए थे। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 10 या 15 साल में मेडिकल टूरिज्म का राजस्थान हब होगा और सरकार भी इसमें हमें पूरी मदद कर रही है। डॉक्टर साहब, वैसे तो सब परिचित ही होंगे VIF की अगर हम बात करें, और अगर हम बात करें कि इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें, तो इनफर्टिलिटी से परिचित कैसे आपने करवाया और अब कितने केसेस ऐसे आते हैं? क्या अभी भी वही संकोच है जो पहले महिलाओं में होता था? राजस्थान जैसे राज्य में
क्योंकि महिलाओं की आप स्थिति जानते हैं, कहीं ना कहीं संकोच होता है अपनी बीमारी को बताने में। लेकिन इनफर्टिलिटी क्या है, क्या एक बीमारी है, क्या इसका इलाज संभव है? आज भी कई सवाल हैं जो लोगों के मन में होते हैं। अब तो हम काफ़ी आगे आ गए हैं। जब मैंने शुरू किया था आज से 35-40 साल पहले, तब बहुत झिझक थी, बिल्कुल, एक इनिबिशन था और सोशल स्टिग्मा था। अब अवेयरनेस बहुत फैल चुकी है। और जहाँ तक टेस्ट टू बेबी टेक्नोलॉजी का सवाल है, जगह जगह टेस्ट टू बेबी के सेंटर्स, IVF सेंटर्स डेवलप हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। जहाँ पहले 10, 15, 20% सक्सेस थी, वहाँ यदि अच्छा इलाज हो तो 50% पेशेंट्स को लाभ होता है। दूसरा ये कि इनफर्टिलिटी के केस बढ़ रहे हैं। जी, उसका कारण ये है कि लेट मैरिज हो रही है, क्योंकि इसमें जो महिला है उसकी उम्र का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो जैसे 35 साल पे शादी होगी, 40 साल पे शादी होगी या 30 साल के बाद शादी होगी, तो जो प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी रेट है वो डाउन आ जाती है। जी। तो सर, पहली बिल्डिंग ये वाली थी, जी, जी। उसके बाद में कितनी बिल्डिंग्स हैं अब? उसके बाद फिर ये श्री राम कैंसर सेंटर आया, और फिर उसके बाद हीमेटोलॉजी टावर आई, फिर ये संजीवनी ब्लॉक आया, बाकी फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स आए, तो काफ़ी डेवलप जी। 8-10 बिल्डिंग और आ चुकी हैं। और यहाँ पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से काफ़ी मरीज आते हैं। 70% ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज हैं, ग्रामीण या कस्बे जिसको बोलते हैं। अब तो जयपुर शहर से भी बहुत मरीज आते हैं, बल्कि आसपास से भी जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, तो दूसरे राज्यों से भी हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं। चिकित्सा के अलावा यहाँ पर और कौन कौन सी सुविधाएं हैं वो अस्पताल में है, इस परिसर में है? चिकित्सा के अलावा चिकित्सा शिक्षा है, जी, जैसे MBBS है, BDS डेंटल में है, नर्सिंग में है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिजियोथेरेपी में है, और मेडिकल में भी MBBS के अलावा आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में MD MS है, और सुपर स्पेशलाइजेशन है, DM और MCH है। DM और MCH तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कोर्सेज महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में ही चलते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स का कॉलेज है, हेल्थ मैनेजमेंट का कॉलेज है, तो इस तरह से 8-9 यहाँ पे संस्थाएं करती हैं। ये आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे परिसर में कैनरा बैंक है, जी, जी। जो और ग्रीनरी भी काफ़ी नज़र आ रही है, पेड़ पौधे यहाँ पे नज़र आ पहले रहे यहाँ हैं। पेड़ लगते नहीं थे, जी। सॉल्ट था यहाँ ज़मीन में, जी, तो 1-2 साल हमने प्रयास किया, पेड़ नहीं लगे। उसके बाद फिर किसी ने बताया कि भाई नीम के पेड़ लगाइए, जी, तो नीम के पेड़ लगाए तो फिर लगना चालू हो गया। अब कोई भी पेड़ लगा सकते हो। अभी भी 3-4 हज़ार या 5 हज़ार तक पेड़ इसमें पूरे परिसर में आपको छोटे बड़े मिला के दिखेंगे। सुकून मिलता है इस जगह आकर के, क्योंकि आप इतने सालों का अनुभव हो गया है, पर आज भी आपने अपनी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो नहीं छोड़ी हैं। जहाँ से शुरुआत की वहीं पर, और ना राजस्थान से बाहर भी नहीं गए, बल्कि राजस्थान को ही इतना विकसित बनाया है आपने चिकित्सा जगत में। तो कितनी संतुष्टि मिलती है आप इतने बड़े परिसर को जब अपनी आंखों से देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, और मैं तो इसको माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा ही मानता हूँ जी, कि इतने कम समय में आज हम इस स्टेज पे आ गए, और लोगों का, पूरी समाज का, पूरी जनता का महात्मा गांधी अस्पताल पे विश्वास है। स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट आफ्टर सॉर्ट सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बाद महात्मा गांधी, प्राइवेट में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं, मोस्ट आफ्टर सॉर्ट मेडिकल कॉलेज। जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो एक अलग ही विचारधारा है आपकी, तो ये परिसर खड़ा करना, इसका कैसे विचार आया? ये तो गुरु महाराज की कृपा है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, स्वामी ब्रह्मपरानंद जी की, जी, उनका आशीर्वाद है। तो वो जो आदेश देते हैं वो हम उसको पूरा करते हैं, जी, बिल्कुल। कोशिश देखिए, करते हैं कि वो पूरा हो। जी, बिल्कुल। यहाँ पर देखने पर लग रहा है कि आप अध्यात्म से काफ़ी जुड़े हुए हैं। भगवत गीता मैंने यहीं सीखी है, सही बताऊँ। जी, 2010 से इसमें इंटरेस्ट हुआ, जी, और अब थोड़ा बहुत मैं रिसाइट कर लेता हूँ। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का फोटो, जो मेरे गुरु महाराज हैं। जी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इनको बहुत मानते थे, और वो आगे जो देख रहे हैं वो स्वामी ब्रह्मपरानंद जी यहाँ पे रिसाइट करते हैं। तो सारे हैं।
बिल्कुल सर, बहुत ही अध्यात्म से जुड़ा हुआ आपका जीवन भी लग रहा है और परिसर में भी एक अलग ही है वो वाइब लग रही है। तो यहाँ पर आने के बाद में कोई सुकून कभी जैसे सुकून पाने के नहीं, लिए वो मैंने सुकून जैसे के बोला ना कि शिक्षा और स्वास्थ्य जी और अपनी संस्कृति से जुड़े रहो। जी आप मॉडर्न भी बनो, मतलब टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस हो, पर अपनी जो मूल है उसको नहीं छोड़ें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो संस्कृति से जुड़े रहते हैं, साथ में शिक्षा और उसका भी। तो सर, आपके डॉक्टर की ज़िंदगी के बारे में हमने जाना, काफ़ी कुछ सुना है। लोग इंटरनेट पर भी आपके बारे में सर्च करेंगे तो डॉक्टर एमएल स्वर्णकार की जो पूरी डिटेल है वो पूरी आ जाती है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में डॉक्टर एमएल स्वर्णकार कौन है, क्या शौक है, क्या आपकी रुचि है, क्या क्या आप करना पसंद करते हैं। तो सर, क्या आपकी रुचि है, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो शास्त्रीय संगीत सुनना, संस्कृत विद्या का ज्ञान रखना, तो सर क्या कहेंगे, क्या क्या आपको पसंद है? जो मेरी प्राइमरी जो बेसिक रुचि है वो तो मेडिकल प्रैक्टिस ही है। मरीजों की सेवा, मरीजों को देखना, स्पेशली इनफर्टाइल कपल्स को जी और उनके स्टूडेंट्स को पढ़ाई कराना। पर बाकी सारी हॉबीज़ हैं। और फॉर्चुनेटली जो मेरा परिवार है, जो मेरे माता पिता हैं, वो हमारे यहाँ भगवान श्री राम का, रामचरितमानस का शुरू से ही बचपन में बड़ा प्रभाव रहा है। घर में पाठ, नवापारायण इस तरह होते थे। तो आध्यात्मिक रुचि परिवार में हमारे संस्कार से ही, मतलब बचपन से ही मिली है हमें। फिर यहाँ आए और आगे बढ़े तो हमारे जो गुरु महाराज हैं उन्होंने हमें भगवत गीता में और संस्कृत में प्रवेश कराया। बाकी जो हमारा गांव है करौली ज़िले में मासलपुर, एक छोटा सा कस्बा है, बिल्कुल, और पर बड़े वहाँ विद्वानों की बस्ती है। वो काफ़ी अच्छे वहाँ से पंडित जन, डॉक्टर्स, आईएएस मतलब ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस सर्विस में और डिफरेंट इंजीनियर्स, अच्छे मतलब लोग वहाँ से निकले हैं, अच्छे परिवारों के रहते हैं उस गाँव में। तो संस्कार में हमें सब मिला कि भाई अध्यात्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। और संत महात्मा, वो इस तरह का इलाका है कि वहाँ संत महात्मा ब्रिज के काफ़ी आते थे, तो ये शुरू से इस तरह का शौक हो। सर, आपसे गीता का श्लोक तो सुनेंगे ही, लेकिन उससे पहले मीना जी भी हमारे साथ जुड़ी है। मीना जी मथुरा से हैं और आप करौली से। वैसे तो मथुरा और करौली की दूरी वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप कब मिले और आपकी शादी कैसे हुई, उसके बारे में सर हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। तो आपकी शादी कैसे हुई मीना जी? आप कुछ अपनी पुरानी यादें आप हमसे साझा करना चाहें। असल में हमारे एक रिलेटिव थे, तो वो डॉक्टर साहब की फैमिली को जानते थे, तो उन्होंने इनका रिश्ता बताया था। तो जब हम इनसे मिले, सब लोगों को देखा, तो मेरे पेरेंट्स को ये लोग बहुत पसंद आए। और पहली बार कोई लड़का देखा था मेरे लिए, और पहली बार में इनके साथ अच्छा संबंध हो गया। तो पहली बार ही देखा था, कोई और लड़का पहले नहीं देखा? पहले नहीं देखा था जी। तो जब मेरे माता पिता इनके गांव जा रहे थे देखने के लिए, तो हम लोग रहते थे तब चिकोहाबाद में, यूपी में। और जब गांव जा रहे थे तो रास्ते में बहुत ही पथरीला इलाका था, पहाड़ी इलाका था। तो मेरे पिताजी ने सोचा कि वापस चलते हैं, अब आगे नहीं जाते। तो साथ में बस में बैठ के जा रहे थे, तो एक व्यक्ति मासलपुर के पास में बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम मासलपुर जा रहे हैं। किस लिए? कि एक लड़का देखना है वहाँ पर। ऐसे इनके पिताजी का नाम बताया, इनका बताया। लेकिन अब हमारा प्लान बदल रहा है, हम सोच रहे हैं कि वापस ही चले जाएं। यहाँ तो कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा, पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। करौली जो एरिया है, करौली जो एरिया है जी, पहाड़ी एरिया है जी। हाँ। तो उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि आप वापस मत जाइए, आप आगे जाइए, वहाँ पत्थरों में आपको हीरा मिल जाएगा। अरे वाह। और वही हुआ कि जब मेरे पापा चले गए वहाँ पे, परिवार से मिले, तो वहाँ उनको लगा, हालांकि ये उस समय चंडीगढ़ में थे, पीजी कर रहे थे, पर इनके बारे में जब सबसे सुना, पूरी परिवार से मिले, तो उनको लगा कि हाँ मिल गया हीरा। अरे वाह।
तो सर और वही बिल्कुल बिल्कुल। और सर आपसे जानना चाहेंगे कि मैडम से पहली बार मुलाकात कैसे हुई? जब घर वालों ने बताया, जब रिश्ता देखा, तो पहली बार मिले तो क्या ख्याल थे, क्या विचार थे? बताया नहीं, सीधे मेरे माता पिता चंडीगढ़ आ गए पीजीआई, जहाँ अच्छा। मैं पीजी कर रहा था, जी और मेरे को बुला के लड़की देखने शिकोहाबाद चलना है। जी तो कालका एक्सप्रेस चंडीगढ़ से चलती थी, तो वहाँ से बैठ के हम शिकोहाबाद गए, जी और माता पिता ने देखा, मैंने भी थोड़ी सी बात की इनसे, बात उस समय होती नहीं थी टू वेरी ऑनेस्ट, और माँ ने अपना चेन ली गले की और इनको पहना दी, अरे रिश्ता पक्का। रिश्ता पक्का हो गया। विदिन 2-3 मंथ शादी हुई। जी। तो आपने जैसा मतलब कि जब माँ ने ओके कर दिया, पिताजी ने ओके कर दिया, फिर सेकंड थॉट दिया ही नहीं। सर आज के जो ख्यालात हो गए हैं कि डॉक्टर से ही शादी करता है, बहुत सारे विचार ऐसे आते हैं कि कोई भी हो, डॉक्टर ही क्यों ना हो, कोई अदर पेशा क्यों ना हो, तो लोग अपने पेशे में ही शादी करना पसंद करते हैं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत जोड़ी जो इतने सालों से आप निभा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? की सहजता किसकी ज़्यादा है, किसकी धैर्य किसका ज़्यादा है, स्वभाव के बारे में क्या कहना चाहिए? धैर्य तो मीना जी का ही ज़्यादा है, और मेरा पर्सनल शुरू से ही ये ओपिनियन, मतलब विचार थे कि मुझे नॉन मेडिको वाइफ, मेरे जो जीवन संगी है वो होनी चाहिए। जी क्योंकि बच्चों की परवरिश के लिए आप रहोगे, अगर वाइफ भी साथ में चली जाएगी काम पे, तो फिर थोड़ा सा उनकी देखभाल में या उसमें दिक्कत आती है, और ये हुआ भी है। जी जैसे दोनों बच्चे 10th क्लास तक मीना जी हमेशा टॉपर रही हैं अपने स्कूल की, कॉलेज की, आगरा यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास बाकी टॉपर रही हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स दोनों बच्चों को 10th क्लास तक इन्होंने ही पढ़ाई, और उसका फ़ायदा भी मिला। हमेशा 85-90%, ओवर 90% मार्क्स बच्चों के आए। और इवन इनके छोटे भाई को भी मैंने पढ़ाया अरे वाह 10th तक। वो बॉम्बे में उंगली पकड़ के ले जाती थी, जो मेरे छोटे भाई राम रटन है, जी तो उनको भी 10th क्लास तक, 5वीं 8वीं 9वीं 10वीं 3 क्लास 3 तक क्लास तक। मुंबई में। सर ने बहुत बार गुरु आशीर्वाद का बात की है, आपने घर के संस्कार की आपने बात की है, तो सर भगवत गीता का आपने बार बार जिक्र किया, तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कहते हैं कि गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है जीवन के बारे में। अगर गीता कोई पढ़ ले तो जीवन के बारे में, जीवन काटना आसान हो जाता है, जीवन की सारी सीख मिल जाती है। तो सर आप गीता के लिए क्या कहना चाहेंगे, और कोई अध्याय का कोई श्लोक जो हमें सुनाना चाहें, हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? भगवत गीता तो ऐसा है कि पूरी तरह से समझना तो या तो अर्जुन ही समझ सके, या भगवान कृष्ण जी ने कही वो ही समझ सकते हैं, पर आप जब भी पढ़ोगे कुछ ना कुछ उसमें नई बात मिलेगी, और आपको एक एनर्जी मिलेगी। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप कोई और दूसरे प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, सन्यासी हैं, सबके लिए उसमें कुछ ना कुछ है। और सबसे बड़ी जो उसमें है भगवान की शरणागति, मेरा जो पर्सनल फीलिंग है। हालांकि आप देखिए जैसे लोकमान्य तिलक हैं, गोखले जी हैं, उन्होंने कर्मयोग पे ज़्यादा जोर देके इस देश को, गांधी जी उनके फॉलोअर रहे, और कर्मयोग गीता से निकाल के देश को आज़ाद कराने में भगवत गीता का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे जिसको जो हुआ, आज जगत गुरु शंकराचार्य जो हुए, उन्होंने थोड़ा अपना सनातन संस्कृति डेविएट हो रही थी उस समय, तो उस संस्कृति को बचाने के लिए अपना जो सांख्य योग है ना, जी संन्यास योग जिसको कहते हैं, उसका मोक्ष किस तरह प्राप्त की जाए, उसको बढ़ावा भगवत गीता से मिला। जी तो कर्म योग भी है इसमें, सांख्य योग भी है। और जैसे स्वामी राम सुखदास जी जो मेरे लिए बहुत आइडल हैं, जी उनका इंग्लिश वर्जन ही हमारे गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और जिस दिन उनका देहावसान हुआ स्वामी राम सुखदास जी का, इंसिडेंटली मैं भी ऋषिकेश में ही था, जी और उनकी जो बुक्स हैं, जो उनकी टिप्पणियाँ हैं भगवत गीता पे, वो बड़ी अच्छी हैं, और अपने राजस्थान के रहने वाले थे, फॉर्चुनेटली बीकानेर साइड के। तो उनका मत है कि ये अल्टीमेटली ये जो ग्रंथ है वो शरणागति का, ईश्वर में शरणागति का ग्रंथ है।
अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परुपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम बहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य मन से जो मेरे शरणागति है, मेरा भक्त जो मेरे को भजता है, उसकी प्रति नित्याभियुक्तानाम हर प्रकार से नित्य हमेशा योग और क्षेम जो प्राप्त है और जो प्राप्त नहीं है उसकी रक्षा मैं करता हूँ। ऐसी स्वामी राम सुखदास जी के जो 5 प्रार्थना के श्लोक हैं, उसमें से पहला श्लोक सुनाता हूँ आपको। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्न, अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्न, प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभावम आत्माय। मैं प्रकृति को अपने वश में करके मैं अपनी इच्छा से ही मैं अजन्मा हूँ, फिर जन्म लेता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे। तो ये जो भगवान के दिव्य कर्म हैं, जन्म हैं, और उनमें जो शरणागति यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर तत् श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्म में। आज देश में क्या है, अर्जुन नहीं है जी। वो इस तरह के लोग नहीं है जो उस जैसा कोई बलशाली नहीं था, धनुर्विद्या वाला नहीं था, उस जैसा भगवान का भक्त नहीं था, उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकलते थे, उस जैसा धनवान नहीं था, कुबेर को जीता। हर तरह की उनमें क्वालिटीज़ थी। ऐसे अगर 100 अर्जुन अपने देश में हो जाए आज, तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। बिल्कुल मैम, आखिरी सवाल में एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी आप दोनों से ही कि सर की ऐसी कौन सी आदत है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और वो शुरू से है और अभी तक बदली नहीं है? ये बहुत सरल है जी। बहुत सरल और बहुत सहज है। बिल्कुल अभिमान नाम की तो खैर कोई चीज़ है ही नहीं इनके अंदर, पर कितना भी अचीव कर लें, कितना भी आगे चले जाएं, इनमें कोई चेंज नहीं आता, वैसे ही रहते हैं हमेशा सामान्य। कुछ ये खराब बात बात नहीं बता दो। खराब बात तो मुझे पसंद ना हो। हाँ, जो पसंद में खराब नहीं, जो पसंद ना हो। नहीं, ऐसी कोई आदत नहीं है जो ऐसी मुझे कोई आदत पसंद है। नहीं है? मुझे इनका सब कुछ पसंद है, बिल्कुल। ये हैं ही इतने अच्छे। अरे वाह। तो सर आप कोई ऐसी आदत, अब मीना जी ने कह दिया है तो एक जिम्मेदारी बढ़ गई है कि आप भी कोई कमी तो नहीं बताएंगे या कोई खराब आदत? नहीं, मुझे कहीं इधर उधर जाने नहीं देती है। अच्छा। तो रोक टोक रहती है? रोक टोक तो जैसी भारतीय नारियों की रहती है थोड़ी बहुत। वो सभी, मुझे लगता है सभी पुरुषों की ये हालांकि मेरी समस्या ऐसा है। कुछ है नहीं, पर ये बड़ा ध्यान रखती हैं। हाँ, ये ख्याल रखती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं आई एम लकी, और जो मेरी ग्रोथ हुई है, जो हमारी संस्थान की ग्रोथ हुई है, हमारे बच्चों ने जो कुछ सीखा है, उसमें मीना जी का बहुत बड़ा हाथ है। जी। और ये इन्हीं का ही, जैसे कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज ए वुमेन बिहाइंड ए मैन, वास्तव में सत्य है। बिल्कुल। हमारे में तो बिल्कुल सत्य है। शायद ये नहीं होती तो मैं इतना ग्रो नहीं कर पाता। कभी इन्होंने मेरे को टोका नहीं। जिस समय हम क्राइसिस में भी थे, इवन मेडिकल कॉलेज बना रहे थे, पैसे की कई बार कमी आ जाती थी, बोला नहीं चिंता मत करो, सब हो जाएगा। भजन करना, पूजा पाठ करना, हमेशा सांत्वना दिलाना, नहीं सब ठीक हो जाएगा। वो मीना जी मेरी के सरल मदर स्वभाव के मुझे लगता गुण काफ़ी हैं मीना में। जी, वो इनके सरल स्वभाव सहजता से झलकता है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दिल से खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, और मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे दर्शकों से उम्मीद करते हैं कि जी राजस्थान का ये खास प्रोग्राम दिल से में आज के हमारे खास मेहमान से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो इसी के साथ आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर एम.एल. स्वर्णकार जी और उनकी वाइफ मीना जी थी, और आज का ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है, और फिर अगले प्रोग्राम में मिलेंगे हम किसी खास मेहमान से।